हेलो दोस्त, मैं रितेश कुमार। सीटेट के पेपर 1 की ईवीएस का मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ प्रीवियस की, यानी कि 2024 की है। तो इसमें मैं अब अगले प्रश्न यानी कि 61 प्रश्न आप देखोगे। ये ईवीएस की प्रश्न है। इसमें आप 61 प्रश्न को देखोगे तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीति। अब इसमें आप देखोगे कि बाल केंद्रित रणनीति यूं को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो बाल केंद्रित रणनीति आप क्या क्या समझ सकते हो, जिसमें बालक अच्छे से सीखें, अच्छे से समझें। तो बालक को अगर आप सर्वेक्षण करोगे तो ये बाल केंद्रित रणनीति तो नहीं हुई कि बालक को सिखाना है तो आप उसे पहले सर्वेक्षण ही करोगे, या फिर सिर्फ आप व्याख्यान दोगे तो भी ये तो सही नहीं है। तो आप देखोगे कि आप ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी अगर आप पकड़ लो, सर्वेक्षण पकड़नी आसान है, तो आप डी ऑप्शन को इल्यूमिनेट करो, यानी कि डी देखो किस किस में है। तो डी यहाँ है, डी यहाँ है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। आप ये देख लिए कि ये दोनों नहीं होंगे। अब आपके पास बचे ए और बी, ये दो दो ऑप्शन आपके पास और बचे। तो अब आप बी को मिलाओ कि बी दोनों में है, तो आप या तो सी को देखो या ए देखो। तो आप देखोगे ए जो देखोगे वो चर्चा करना होती है, तो इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी सही आंसर। तो आप देखोगे इस प्रश्न के जो सही उत्तर हैं वो ये हैं, ए और बी। तो अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 62 प्रश्न यानी कि 62 प्रश्न जो है आप देखोगे 62 प्रश्न पे, ये जो 62वां प्रश्न आप जो देखोगे इसमें देखोगे कि व्यापक मूल्यांकन। अब इसमें आप व्यापक मूल्यांकन एक शब्द पकड़ो, का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, कि छात्र जो है उसका मूल्यांकन समग्र तरीके से कैसे किया जाएगा और किस में, व्यापक मूल्यांकन में। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक, ईवीएस में व्यापक, यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन लिखा हुआ है, ईवीएस शिक्षक व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन करते हैं। तो आप देखोगे कि ये अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में जो अंक आए हैं उससे छात्रों का व्यापक मूल्यांकन होगा क्या? नहीं। आप ये देखोगे कि जो छात्रों का व्यापक मूल्यांकन आप परीक्षा में अंक तालिका से नहीं कर सकते। अब देखो कि गतिविधियों के मूल्यांकन आप सिर्फ गैर शैक्षणिक से भी आप रेटिंग स्किल दे के मूल्यांकन नहीं कर सकते, या आप शिक्षकों का अवलोकन कि मैं शिक्षकों से बहुत फैमिलियर हूँ ये वो करके भी आप उसका व्यापक मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप उसका मूल्यांकन पोर्टफोलियो के द्वारा कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो, अब ये पोर्टफोलियो में उस बच्चे की सारी गतिविधियाँ सम्मिलित होगी, जैसे शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों। तो अब हम आगे चलते हैं कि व्यापक मूल्यांकन आप समझे कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र, इसकी अगर आप आंसर देखो तो मैं फ्रेश में ये बताऊं कि 62 यानी कि 62 की आंसर पोर्टफोलियो होगी, ये पोर्टफोलियो। तब हम आगे चलते हैं 63 प्रश्न पे, 63वें प्रश्न पे। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर आप देखोगे कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट ना बने, आप वहाँ पे एक शिक्षक बन के सोचें कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों, सहपाठी शिक्षण, ये आप इसको देखो, सहपाठी शिक्षण कैसे लोग करेंगे? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाकर। अब प्राप्त अंकों के आधार पर आप बनाओगे नहीं, आप लिंग के आधार पर करोगे तो ये रूढ़िवादिता हो जाएगी, और ये रोल नंबर के आधार पर कोई समूह नहीं बनती हैं। तो आप देखोगे भागीदारी और सहयोग के आधार पर। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं 64। तो 64 प्रश्न, इस प्रश्न की चर्चा, ये जो प्रश्न है 64, इस प्रश्न की चर्चा में, ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है और इसमें ये बताया गया है, इस प्रश्न में आप देखोगे कि 4700 वर्ष पूर्व, आप देखो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इनकी सहायक नदी,
सिंधु और सहायक नदी आप अपने भारत के नक्शे में देख लो, और उनके किनारे कुछ आरंभिक नगर फले। हाँ, ये एकदम सच है, सही बात है। अब कह रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500, नहीं, नगरों का विकास ये गलत है, लगभग 2500 साल पहले हुए थे गंगा और नदियों के किनारे। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर आप दोगे ये 2। ये सही है किंतु बी गलत है। गंगा और सहायक नदी के किनारे कब सभ्यता फले फूले थे? 2500 के आसपास। कब? 2500 के आसपास। तो अब हम आगे चलते हैं 65 प्रश्न पे। अब इसमें आपसे थीम की बात की गई है, देखना आप इसमें थीम जो है वो परिवार मित्र। आप देखो, परिवार मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, और पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप समझो, इसमें थीम को हटा दो। परिवार और मित्र एक प्रमुख थीम है, ठीक है। पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम, ये तो सही कह रहा है अभिकथन, लेकिन अब कारण क्या कह रहा है कि थीम के द्वारा मनुष्य जीवन के अन्य रूपों की अन्यवाश्रिता पर प्रकाश डालता है। एकदम सही बात है, और ये एक दोनों की भी व्याख्या करता है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, 66 प्रश्न पे। तो 66 प्रश्न में आप देखोगे, इस 66वें प्रश्न की अगर आप बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, एक रणनीति बतानी है जो भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा दे। तो आप देखना कि इसमें भोजन जो थीम है उसका रणनीति बताना है कि भोजन थीम को हम कैसे पढ़ाएं। आप एक शिक्षक हो और आप सोचो कि भोजन थीम को हम कैसे पढ़ाएं जिसमें बच्चों को पूछताछ को बढ़ावा दें। तो उस तरह से अगर आप देखोगे तो आप अगर बच्चे को ये फ़ोटो दिखा दोगे पकाते हुए तो ये होंगे नहीं, ये गलत है। अब हम नीचे से प्रश्न पढ़ें कि छात्रों को कहेंगे कि आप खाद्य पदार्थ एकत्रित करें, तो ये भोजन थीम थोड़ी आप पढ़ा रहे हो, और उनसे पूछताछ के द्वारा पूछताछ को बढ़ावा देना है। अगर आप ये कहोगे कि मैं खाद्य पदार्थ का चित्र दिखा दूं तो इसमें पूछताछ का कहाँ उपयोग कर रहे हो, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आप देखोगे कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो आप भोजन जो थीम है वो पूछताछ का उपयोग कर रहा है ना, कि सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाना। ये देखो आप, खाने की पसंद। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा 66 का। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 67वां प्रश्न। तो 67 प्रश्न में देखोगे कि इसमें समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है। अब इसमें देखोगे समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस थीम, इस थीम को पहले आप देखो, उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो इस थीम को अगर देखोगे ईवीएस में तो 6 प्रकार के थीम होते हैं। तो मैं पहले 6 प्रकार का लिख देता हूँ। ये 6 प्रकार, ये थीम कितने प्रकार के होते हैं? तो थीम टोटल कितने प्रकार के होते हैं? थीम टोटल 6 प्रकार के। कौन सा? पहले आप परिवार लिख लो, ये परिवार पहले आप लिखो। उसके बाद ये हो गई भोजन लिखो आप, ये दूसरी थीम है। ये सारी थीम मैं बता रहा हूँ। ये दूसरी थीम क्या हो गई? भोजन। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। ये भोजन दूसरी थीम हो गई। तीसरी थीम क्या होगी? जल। ये जल हो गई तीसरी थीम। और ये चौथी थीम क्या होगी? ये जल के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें आश्रय देख सकते हो, आवास देख सकते हो, आवास। और चौथी थीम जो हो जाएगी वो यात्रा हो जाएगी, यात्रा। और पांचवी जो सोचते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं, ये जो है जो सोचते हैं, ये मैं थोड़ा लंबा है नहीं लिख पा रहा हूँ, जो सोचते हैं वही करते हैं। तो हम आपसे 6 थीम के बारे में चर्चा किए। पहला थीम क्या है? परिवार है, ये ईवीएस की 6 थीम होती है। दूसरा भोजन है, तीसरा जल है, और चौथा आवास है, और पांचवा यात्रा है, और छठा जो सोचते हैं वही करते हैं।
अगर आप इसको देखोगे तो आप एक परिवार में हो, तो परिवार में क्या होती है, प्रत्येक दिन भोजन बनती है। अब आप एक परिवार में हो और परिवार में आप खाना खाए, भोजन किए, भोजन करने के बाद आप क्या किए, जल लिए, और जल के बाद क्या गए, अपने बेडरूम में जाके क्या किए, सो गए। सोने के बाद जब उठे तो आप कह रहे हो कि अब कुछ घूमना चाहिए, तो आप जो घूमने गए तो वहाँ पे आप जो सोचे वही किए कि कहाँ तक घूमना है, कितने देर घूमना है, फिर कब आना है। तो ये 6 प्रकार की थीम होती है ईवीएस में। तो अब हम इस प्रश्न के उत्तर पे चलेंगे, उत्तर की ओर चलेंगे। तो आप देखोगे 66 प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर, ये प्राथमिक स्तर की मैं 6 थीम बताया, तो इसमें आप देखोगे कि आवास का मैं बात किया था, यात्रा का मैं बात किया था, जो हम सोचते हैं और करते हैं। तो इसका उत्तर 67 का 3 हो जाएगा। अब हम 68वें प्रश्न पे चलते हैं। तो आप 68 प्रश्न पे चलोगे तो 68 प्रश्न को आप अगर देखते हो तो इसमें कह रहा है कि ए और आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो आप देखो रेशम कीड़ा की बात की गई है यहाँ पे। तो रेशम कीड़ा में मादा जो है, आप इस विशेष शब्द को ध्यान देना। कभी ये भी प्रश्न पूछ देंगे कि नादा अपनी नर को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। अपनी नर, मादा के जगह नर कर देंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि कुछ जो नर हैं, नर कीड़े, वो फेरोमोन्स छोड़ते हैं। तो ये गलत हो जाएगी। आप ये लाइन को ध्यान से देखना। इसमें रेशम का जो कीड़ा है वो मादा, अपनी मादा जो है, ये मादा गंध नहीं छोड़ती है, मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। कौन, सॉरी मैं उल्टा पुल्टा बोल दे रहा हूँ क्या। ये देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रश्न में, इसमें कि रेशम का कीड़ा, ये जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मादा को कौन पहचानता है, नर। मादा को कौन पहचानेगा, नर। अब क्यों पहचानता है, क्योंकि मादा को उसकी गंध से, यानी कि मादा के गंध से कौन पहचानता है, नर। तो कुछ मादा कीड़े क्या छोड़ेंगे, फेरोमोन्स छोड़ते हैं, और यही गंध देता है जिसके कारण से नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो ये भी सही है और आर भी सही है। तो इसका, और ये दोनों की व्याख्या भी करता है क्यों पहचान लेते हैं, तो जो फेरोमोन्स जो गंध छोड़ते हैं उसके कारण। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न 69 यानी कि 69 प्रश्न पे चलें। तो 69वें प्रश्न पे ये कह रहा है कि सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए अब चिड़ियाघर भ्रमण करवा रही है। कोई सीमा लड़की शिक्षक है। आप भी एकदम शिक्षक को देखो, ध्यान में रखो कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो आप ज़्यादा प्रश्न कवर करोगे। तो सीमा क्या करती है, चिड़ियाघर का एक क्षेत्र भ्रमण करवाती है। उसमें आप देखो जहाँ पे भी आपको नाम याद करना, रोट लर्निंग की बात आए, वो निगेटिव होती है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। अब आप इस प्रश्न को समझो कि सीमा कहना चाह रही है ये, या ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे गए चिड़ियाघर घूमने, उसमें चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, सबसे अच्छा उद्देश्य क्या होगा कि चिड़ियाघर घूमने क्यों गए। तो सबसे पहली बात, उसको याद करने तो जा नहीं सकते हैं। अब आप देखो कि जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना। हाँ, जानवर से संबंधित जो हमारे समझ में जो बच्चे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके समझ में जो गलत या सही अवधारणा होगी, उससे उनको जोड़ना कि वो जानवर वैसे नहीं है, या फिर ये जानेंगे कि अरे हाँ, हम हाथी के बारे में ये सुने थे तो यहाँ आके देखे तो ये सही है। तो ये बात तो ठीक है कि उनकी अवधारणा के बारे में। अब प्रक्रिया कौशल को बढ़ा देना, ये भी सही बात है। अब चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, अब ये भी सही बात है। तो अब आप देखोगे कि इसका आंसर बी, सी और डी होगी। इसकी आंसर क्या होगी, बी, सी और डी, यानी कि पहला। तो आप देखोगे 69, ये कितवां प्रश्न है, 69 का उत्तर क्या होगा, ए। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आप देखोगे इस प्रश्न में एक फॉर्मूले का उपयोग किया गया है। इस प्रश्न को अगर आप देखोगे 70 प्रश्न,
70 प्रश्न में आप देखोगे कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कहा है और इसमें घनत्व दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है। तो अब आप घनत्व का फॉर्मूला देखोगे क्या होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या होती है, आयतन। ये घनत्व का फॉर्मूला है। तो अब हमें द्रव्यमान निकालने के लिए किया गया है तो इसका इसमें गुना हो जाएगा। और तो द्रव्यमान अब मैं इधर लिख देता हूँ, द्रव्यमान। तो ये जो द्रव्यमान को फिर मैं ऐसे कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, घनत्व गुना आयतन। घनत्व गुना क्या हो जाएगी, आयतन। ये मैं आपके सामने द्रव्यमान का फॉर्मूला ले लाया। तो अब आप यहाँ पे मैं इधर लगा देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि घनत्व कितनी है, तो घनत्व है 12 और ये आयतन कितनी है, इनकी आयतन कितनी है 3। तो टोटल कितने आ जाएंगे 36। अब आप ऑप्शन मिला लो कि किस ऑप्शन में ये 36 मिल रहे हैं। तो अब आप देखो यहाँ 36 मिल रहे हैं तो इसकी आंसर 2 हो जाएगी। अब अगले प्रश्न पे चलें कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन है। तो ये आप मैप से ही समझोगे। तो अब आप देखो मैं आपको बताता हूँ, आप अभी बस इतना ही देखो नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी मैप खोलने में। तो आप ये देखोगे कि हरियाणा के, आप मोटा मोटी अंदाज ये आप अपने मन में रखना कि हरियाणा के आसपास दिल्ली। अब हरियाणा किससे अलग हुई है, तो आप पंजाब से देखोगे तो हरियाणा के आसपास, पहले ऐसे चलो, हरियाणा किससे अलग हुई है, यहाँ मैं लिखता हूँ इस प्रश्न के बारे में मैं इधर लिखता हूँ कि हरियाणा जो है, हरियाणा, ये जो हरियाणा है वो किससे अलग हुई है, पंजाब से। तो पंजाब तो निश्चित है कि एक जो राज्य है वो इसमें सटेंगे। और पंजाब से जब अलग हुई है तो इसमें बिहार कहीं नहीं होंगे। आप बिहार जहाँ भी मिले उसको आप काट दो, बिहार काट दिए। अब आप बिहार को जब काट दिए तो अब आप देखोगे इसमें एक मध्य प्रदेश, ऐसे मतलब आप ऑप्शन में खोजना, आपको पता हो या ना पता हो। तो मध्य प्रदेश का अगर आप लोकेशन देखोगे तो मध्य प्रदेश नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये भारत के लगभग बीचों बीच है, बीच में है। और हरियाणा आप देख रहे हो पंजाब के पास है। तो आप इससे भी, पंजाब कुछ पाकिस्तान में भी गई है देखोगे। तो जब पाकिस्तान में पंजाब गई है तो पाकिस्तान से सटा राज्य कौन सा और होगा, राजस्थान होगा। ये याद करने की मैं विधि बता रहा हूँ, ये कौन सा है, राजस्थान है। और मध्य प्रदेश तो है नहीं। तो अब आप इतना से भी आंसर निकाल सकते हो कि देखो एक ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ये होगी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। और इससे संबंधित जो और स्टेट है उसे मैं बताता हूँ। उसे मैं अगर देखूं कि उससे संबंधित कौन सा और स्टेट है तो इससे एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड इसी से संबंधित है, राजस्थान है और यूपी और हिमाचल प्रदेश तो आप देख ही रहे हो, उत्तर प्रदेश देख ही रहे हो, उत्तराखंड देख रहे हो। तो आप इतना कर दिए। तो अब हम अगले प्रश्न 71, तो अब हम 72 पे चलते हैं। 72 में अगर आप देखोगे तो इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है जो लॉजिकल बेस है, आप पढ़ोगे। और इसे जब तक डेटा बेस है, आप जब तक पूरा इसे नहीं पढ़ोगे तब तक आपसे ये प्रश्न सही नहीं हो सकते हैं। तो अभिकथन और कारण को मैं पढ़ता हूँ। तो अभिकथन आप देखोगे कि ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हो। अब आप देखो ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हो। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये तो बिल्कुल कारण जो है वो बिल्कुल गलत बात है। जैसे जैसे आप अधिक ऊंचा पे जाओगे पानी का क्वथनांक घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। पानी का क्वथनांक घटता है। ये तो आर ऐसे ही गलत हो गई। तो अब आप देखो कि आर्य कहाँ गलत है। तो आर्य असत्य देखो एक इसमें है, ये व्याख्या करने की कोई बात ही नहीं हुई। और इसमें कह रहा है कि आर्य सत्य है।
तो ये तो गलत है ऐसे ही। तो आप ये देख लो, ये कुछ दोनों में से कोई एक आपको आनी चाहिए। तो अधिक ऊंचाई पर जो है वो सही बात है कि अधिक ऊंचाई से अच्छा है समुद्र तल पर आसानी से खाना पका अब आप जैसे ही अधिक ऊंचाई पे जाओगे तो क्वथनांक वो क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट जो 212 है वो 207 हो जाएगी। तो अब हम अगले प्रश्न 73 प्रश्न की मैं अगर चर्चा करूं तो इसमें आप देखोगे कि जो डॉक्टर हैं वो मरीजों में मलेरिया की पहचान, अब देखो आप मलेरिया की बात आई है तो मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करवाते हैं, ठीक है, सही बात है। जब ये खून की जांच करवाते हैं तो उनमें क्या निकलता है, तो उसमें जो मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलता है। अब लोहा थोड़ी पता चलेगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें और कुछ जो है मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया प्रश्न को मैं पूरा क्लियर लिखता हूँ। 73वां प्रश्न है। तो अब आप देखो मलेरिया के बारे में कि मलेरिया में क्या होता है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा होती है, ये प लिखा हूँ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा, ये क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा होती है। और इसकी जो दवा है सिनकॉन के पेड़ के छाल को चूर्ण, दवा इसकी क्या होती है या औषधि आप लिख सकते हो, दवा सिकनॉन, ये जो होती है वो सिनकोना, देखो इस पेड़ का नाम क्या है, सिनकोना जो पेड़ है उसके छाल से इसको चूर्ण बना के ये पहले होती थी, अब तो औषधि इसी नाम से आ गई है और ये कर देते हैं। इसकी टेस्ट का क्या नाम है, ये जो मलेरिया की जो टेस्ट होती है उसे रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट कहते हैं, ये रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलें। 74वां प्रश्न में अगर आप देखोगे 74, इस प्रश्न को अगर ध्यान से आप देखो तो पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह, अब पक्षी का जो अध्ययन करता है वो क्या कह रहा है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति होती है। हाँ होती है भाई, हर पक्षी की अपनी एक प्रजाति होती है। उसमें उस प्रजाति की क्या विशेषता है, उसमें जो नर पक्षी हैं वो अपने अपने घोंसला बनाते हैं, नर पक्षी क्या करते हैं, अपने अपने घोंसला बनाते हैं, और मादा पक्षी जो हैं उसी प्रजाति की मादा पक्षी उन सभी घोंसला को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा उनको लगता है वहीं जाके अंडा देती है। कौन, मादा पक्षी, देखो कितनी तेज है, ये तो सनम बेवफा, ये कहाँ अंडे देते हैं, मादा पक्षी उसी में जाके अंडे देते हैं। तो इस पक्षी का क्या नाम है, बीवर पक्षी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, बीवर पक्षी। अब इसमें कलचीड़ी पक्षी की बात है, तो कलचीड़ी पक्षी को अगर देखोगे तो इसका जो पेट होता है, पेट कैसी होती है कलचीड़ी पक्षी की, काला, ये इसका पेट कैसा होता है, काला। और पीठ कैसी होती है, पीठ जो होती है वो मटमैली होती है, ये मटमैली। और इनके जो चोंच हैं वो लाल होते हैं, चोंच कैसे होते हैं, लाल। अब मैं पेन चेंज करता हूँ क्योंकि और लिखना है इसी में, तो मैं आगे चलता हूँ। और इसमें शक्कर खोरा, अब इस पर क्या है, शक्कर खोरा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी घोंसला कौन बनाता है, जब घोंसला से संबंधित सवाल आ रही है तो घोंसला इसका कौआ बनाता है, कौआ। अब आप मैं एक बार फिर पेन का कलर चेंज करूँगा और ये पेन लूँगा और ये इस पे ऐसे लिखता हूँ कि ये जो दर्जन चिड़ी पक्षी है वो दर्जन चिड़ी दो पत्तों को सीकर रह जाती है, दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बना लेती है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे 75वां प्रश्न पे। तो 75 प्रश्न पे अगर हम चलते हैं तो उसमें आप ये देखोगे
कि ये प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा, यानी कि एक सदस्य पे कितना खर्चा पानी होती है, खपत की मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौशल एवं प्रक्रिया विकसित की जाती है। अब एक सदस्य पे कितनी पानी खर्च हो रही है, इसकी पता लगाने के लिए वो सर्वेक्षण करते हैं, और इस सर्वेक्षण की जो गतिविधि है कि गतिविधि के माध्यम से वो जो बालक हैं उनमें, जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उनमें कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित होगी। तो उनमें तो सबसे पहली बात आप ये देखोगे कि पूछताछ भी करेंगे, पूछताछ करके प्रयोग करेंगे कि एक पे इतना खर्च हो रहा है, दो पे इतना खर्च हो रहा है, तो एक पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो वो फिर क्या करेंगे, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो जाएंगे। पूछताछ करेंगे, परिणाम निकालना और अभिव्यक्त करना ये तो कर नहीं सकते। परिकल्पना करना, परिणाम निकालना और अभिव्यक्त करना। परिकल्पना क्या करना है, जब पूछताछ के लिए है तो अनुमान भी नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा 4। अब हम 76वें प्रश्न पे चलें। तो 76 प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न पे चलें तो एनसीईआरटी का इसमें हवाला देते हुए ईवीएस पाठ्य पुस्तक को कहा है कि वाहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में, ये वाहिदा प्रिज्म एक नौसेना के डॉक्टर के रूप में है, उनके अनुभव का वर्णन कीजिए। तो उसमें उनका लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देना, इसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन की झलक देना, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और निपटने के तरीकों। इस प्रश्न को मैं ये कितना प्रश्न है, ये 76 प्रश्न है। तो 76 प्रश्न में अगर आप देखोगे कि ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक ईवीएस पाठ्य पुस्तक अध्याय में वाहिदा और प्रिज्म, और वाहिदा का प्रिज्म दो इसमें है और एक नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन करता है। तो इसमें शामिल करने के क्या का, अब इसमें कहेगा कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़िवादी, तो जो है ये जो वाहिदा प्रिज्म है वो नौसेना में डॉक्टर बन गई है, तो लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती दे दी कि लड़की जो है वो सेना में नहीं जा सकती है। तो ये सही बात है। अब कह रहा है कि उनकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सक अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही बात है। वो अब यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये क्यों कहेगी वो वाहिदा। अब उसके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उससे निपटने के तरीके समझना, ये भी सही बात है। तो आप सी इसमें देख लो कहाँ है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो इसका आंसर 3। तो अब हम अगले चलते हैं 77 प्रश्न पे। तो 77 प्रश्न में अगर आप देखोगे तो इसमें एक धान प्रजाति की बात की है। तो असम की में कह रहा है कि बोरा जो है वो असम में उपयोग होने वाली धान का एक समान प्रकार है, सही बात है। और धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, ये भी सही बात है। लेकिन चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, उसके साथ एक मिट्टी का मैं अपना और नाम बताता हूँ, दोमट मिट्टी, इसमें भी धान की फसल अच्छी होती है। तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कुछ धान के नाम बताता हूं जो असम में प्रयोग होते हैं। तो साली, ये बहुत अच्छा नाम है धान का। साली जो धान प्रजाति की नाम है ये असम में पाई जाती है, और ये कब होती है, शीतकालीन में। तो साली के पास जाने पे ऐसे भी लोग ठंडक में हो जाते हैं। तो ये कब होती है, शीतकालीन में, ये शीतकालीन में। और एक धान प्रजाति है बोरो जो ग्रीष्मकालीन में होती है, तो वो तो आप देखें, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये बोरो कब होती है, ग्रीष्मकालीन। अब इसमें एक जनजाति, एक धान है आहू, धान का एक प्रजाति और क्या है, आहू, ये किस में होती है, शरद ऋतु में।
तो ये जो होती है वो शरद ऋतु में होती है। तो अब हम अगले, आप देख लिए कि साली, बोरो और आहू ये तीनों 3 ऋतुओं में होती है और ये कहाँ होती है? असम में, और ये तीनों धान की प्रजाति है। तो हम 78 प्रश्न पे चलें। अब हम 78वें प्रश्न पे चलें। तो 78 प्रश्न पे आप देखोगे कि पोचमपल्ली एक साड़ी है। ये पहले भी पूछा गया है। ये खूबसूरत डिजाइन की साड़ी है और ये कहाँ की है? तो पोचमपल्ली जो साड़ी है वो कहाँ की साड़ी है और ये खूबसूरत डिजाइन देती है? तो ये तेलंगाना की साड़ी है। तो आप इसके आंसर देखें। अब इसमें आप देखोगे यहाँ से कि तमिल की साड़ी, अगर आप देखो, नहीं मैं इसको यहाँ लिख दूँ, तो तमिल में एक साड़ी चलती है प्रसिद्ध, कांजीवरम। ये भी तमिल की बहुत फेमस साड़ी है, कांजीवरम। इस साड़ी का नाम है कांजीवरम। और अगर आप यहाँ देखो महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक साड़ी चलती है पैठनी। महाराष्ट्र की अगर साड़ी देखोगे तो यहाँ चलती है पैठनी, और इसको और एक नाम देते हैं नऊबारी। और यहाँ तक मैं आपको दिखा दी। और कर्नाटक में ऐसी कोई फेमस साड़ी नहीं है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये तीनों साड़ी का मैं नाम बताया हूँ। कांजीवरम तमिलनाडु में है, तेलंगाना में आप देख ही रही हो कि पोचमपल्ली है, और महाराष्ट्र में पैठनी या नऊबारी। तो अगले प्रश्न पे अब चलें। अब मैं आपसे 80 प्रश्न की अनुमति मांगता हूं। तो 80वां प्रश्न में जो 80 प्रश्न है उसमें कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यक्रम आप देख लिए, उसमें 6 थीम की मैं चर्चा किया हूं। अब 6 थीम में कौन कौन थी? पानी थे, भोजन थे, यातायात थे, आवाज़ थे। अब इसमें आप देखोगे कि आपसी संबंध नहीं थे। आपसी संबंध थे क्या? नहीं। तो कथन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आप इसमें देखो, आंसर मैं ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ कि कथन ये सही है तो ये आंसर होंगे, नहीं। कथन ये गलत है तो इसमें अभी थोड़ा सा आप देख सकते हो। दोनों कथन सही हैं तो नहीं, ये दो तो ऐसे ही गलत हो गए। अब आपके पास एक और ऑप्शन बची कि क्या दोनों गलत हैं। तो अब आप देखते हो कि ईवीएस के थीम में बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। हाँ, ये तो सही है। तो आप देखो कि दोनों गलत नहीं है। तो इसका ऑटोमेटिक आपके पास तीसरा आंसर निकल गया कि पहला गलत है एवं दूसरा सही है। तो अब हम 81 प्रश्न पे चलें। तो 81 प्रश्न 81 जो है वो ईवीएस की एक पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ना। एक पाठ्य पुस्तक है ईवीएस की, वो क्या करता है? विद्यार्थी को स्कूल जीवन और उनके जो बाहर के जीवन है उन दोनों को जोड़ देता है। कौन? पाठ्य पुस्तक। और इसकी सिफारिश कौन किया? एनसीएफ 2005। ये भी बात सही है, एकदम सही बात है। तो ये कैसे होती है? इतनी चर्चाएं जो हुई वो कैसे होती है? तो पाठ्यक्रम का एकमात्र स्रोत से, अब एकमात्र आ जाए तो सीटेट में उसका आंसर लगभग निगेटिव ही होती है, ये नहीं होगी, आप मान लिए। सके हैं वो विद्यार्थी को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका आंसर जो होगी 81 की वो दो होगी। 81 की आंसर क्या होगी? ये इसके आंसर आपको मिल गई। अब पाठ्य पुस्तक का क्या काम है कि वो उनके आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे कनेक्ट करना, स्कूली स्कूली माहौल और बाहरी माहौल का। तो अब हम 82 प्रश्न पे चलते हैं। तो आप देखोगे इसमें कि जाइलम और जेल, जाइलम जो है वो ये एक जाइलम है। जाइलम एक फंक्शन वो कार्य कर रहा है। वो क्या कार्य करता है? जाइलम जल और खनिज को कहाँ पहुँचाता है? जड़ों से कहाँ पहुँचाता है?
पेड़ के बाकी हिस्सों में। ये एकदम बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कहता है कि फ्लोएम। अब आप देखो कि ये फ्लोएम जो है वो भोजन को क्या करता है, पत्ती से, भोजन को पत्ती से कहाँ पहुँचाता है, पौधे के विभिन्न अंगों में। ये भी सही बात है। तो ए, अब इसका अगर आप देखोगे कि ए और बी दोनों सही हैं तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न 83 प्रश्न पे अगर हम आपसे चर्चा करें तो 83 प्रश्न में आप देखोगे कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक का नाम, मान लो आपका नाम चिंटू है, तो मैं एलेक्स की जगह ये चिंटू है, चिंटू ने ये कह रहा है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। चिंटू का कहना है कि चीज़ें कैसे बनाते हैं। थीम की शुरुआत करते हुए, थीम क्या है कि चीज़ें कैसे बनाते हैं, थीम यही है कि चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने, अब कह रहा है कि छात्र को क्या कह रहा है कि रंगीन पट्टी को काटें, कागज़ की रंगीन पट्टी को, और पट्टियों की चटाई बनाने में मदद करें। इतना छात्र को कौन कर रहा है, चिंटू। अब कह रहा है कि एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। ये भी सही बात है। तो अब इसका पूछने का अर्थ ये है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स ने अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से चिंटू को अपने, ये जो चिंटू शिक्षक है को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बाद विकसित करना। अभी इस चारों ऑप्शन को छोड़ दो, आप ये मानो कि हमें इसकी उत्तर नहीं आती है और ये प्रश्न आ गया है। तो मैं आपको बताया था कि ये जो याद करने वाली है वो बिल्कुल गलत है। तो अब आप इसमें देखो, इसमें भी सी है, ये भी नहीं होगी, इसमें भी सी है, ये भी नहीं होगी, इसमें भी सी है, ये भी नहीं होगी। तो इसका आंसर 4 होगा। कुछ दिमाग लगा के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगी, 4। तो 4 उत्तर में आप देखो कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना बिल्कुल सही बात है। इस गतिविधि को बुनकर द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना एकदम सही बात है। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना, हाँ भाई, स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सीखने आना स्किल की बात कर रहा है। तो अब हम 84 प्रश्न में भी वही एक पेडागोजिकल टाइप की है। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 5 की भी उसमें कक्षा 3 थी। अब नीना है, शिक्षिका का नाम क्या है, नीना। छात्रों को क्या देती है, सामूहिक असाइनमेंट। और उसमें सामूहिक असाइनमेंट क्या होता है कि कृषि फार्मा का दौरा करना। उस दौरे में क्या होती है, दौरा के दौरान किसानों द्वारा जो उपयोग में लाई गई उपकरण है, ये उपकरण उसको द्वारा उगाई जाने वाली फसल, यानी कि किसानों द्वारा लाई गई उपकरण और किसानों द्वारा उगाई गई फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उस दोनों चीज़ को, उपकरण और फसल को फोटो खींचकर रिपोर्ट तैयार करना। तो यह कौन सी प्रक्रिया कौशल है। तो इस प्रक्रिया कौशल में आप देखोगे कि प्रश्न पूछता है, प्रयोग करता है, पर्यावरण के संवेदनशील क्यों रहेगा। भाई फसल उपजा रहा है, उपकरण का उपयोग, ये तो गलत है। इसमें क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, अभिव्यक्ति करेगा, परिणाम निकालेगा। ठीक है, सॉरी ये तो मैं गलत लगा दिया हूँ यहाँ पे। इसमें ये होगी कि प्रश्न यही सही है, इसमें प्रश्न पूछेंगे क्योंकि परिकल्पना तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है, और परिणाम निकालेगा उसके बाद अभिव्यक्ति नहीं, यही सही है। चौथा ही प्रश्न क्या है, प्रश्न के आंसर सही हैं। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 85 में कह रहा है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है। तो अब आप 85 का देखोगे तो जोहड़ एक तालाब है जो बहुत पहले बनाया गया था। उस जोहड़ में क्या होती है कि जोहड़ की जो पानी होती है उस तालाब की, वह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचय करने की प्रणाली है, जो जोहड़ है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोहड़ एक तालाब है, तो हम 86 प्रश्न पे चलेंगे।
तो 86 प्रश्न में आप देखोगे कि एक ईवीएस शिक्षिका है, मान लो एक ईवीएस शिक्षिका कोई होगी, वो क्या कर रही है कि अपने छात्रों को क्या कहती है कि जानवर के बारे में पढ़ाया। वो क्या कर रही है, छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य के लिए कहा। अब जानवर को जब उसने पढ़ाया है, यहाँ देखो, ये जब जानवर को उसने पढ़ाया है और फिर क्या कहता है कि अपने आसपास के विभिन्न जानवर के नाम लिखें। सही बात है, कोई गलती नहीं है इसमें। और कह भी रहा है कि कार्य करने के लिए कहा, ठीक है। तो विभिन्न जानवरों की गतिविधि अवलोकन भी कर सकता है, सही बात है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को वर्गीकृत भी कर सकता है, ये भी सही बात है। लेकिन कह रहा है कि जानवर को परिभाषित करें, ये गलत है। गतिविधियों का एक ईवीएस शिक्षा में पढ़ाया गया और उन्हें निम्नलिखित कार्य के लिए कहा। तो आप देखो, हमसे अभी जो मिस्टेक हो रही थी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तीनों सही हैं। आप देखो प्रैक्टिकली आप देखो कि हम ये सोच रहे हैं कि ये तीनों सही हैं और जो उत्तर हैं वो केवल ये दो ही आ रहे हैं। तो ये आप देखो कि मैं इसमें अभी उपयुक्त नहीं देखा था, मैं उपयुक्त देखा बस, और नहीं देखा। तो इसका जो सही आंसर, सटीक आंसर होंगे वो कौन होंगे, इसका सटीक आंसर केवल डी हो जाएंगे। तो ऐसे गलती आप ना करें, ये प्रश्न में परीक्षा में और हो सकते हैं। तो अब आप 87 प्रश्न पे आप चलो। 87 प्रश्न को आप देखोगे कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, ठीक है, और उसमें साबुत नींबू डाले, कोई नींबू होंगे, और फिर उस गिलास में बहुत सारा क्या डाला, नमक डाला, तो आधा चम्मच बार में। और फिर कुछ समय पश्चात उसने क्या पाया, देखेगा कि नींबू जो है वो क्या हो जाएंगे, नींबू जल में तैरने लगेगी। किसके कारण जल में तैरेंगे, डेंसिटी के कारण, डेंसिटी। नींबू जल में किसके कारण तैरेंगे, डेंसिटी के कारण। तो अब हम आगे चलते हैं 88 प्रश्न पे। 88 प्रश्न पे कह रहा है कि ये जो अल-बरूनी है वो अल-बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। आप ये नहीं देखना, ठीक है। तो उस अनुसार से आप सही ये नहीं देखो, विशेष ध्यान दो। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे, ठीक है, सही बात है। उसने भारत के उस समय के तालाब में कुछ नहीं लिखा। हाँ, तालाब के बारे में उसने लिखा है और नहीं, गलत का आंसर गलत। तो ये दो इसका सही आंसर हो गया। अब आप अल-बरूनी के आगे क्या पढ़ें, उसने अपने लेखों में भारत के, हाँ सही बात है ये। अब ये तो इसका आंसर होगा नहीं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आप देखो, उसने अल-बरूनी जहाँ से आए थे उसे आज के उज्बेकिस्तान कहे जाते हैं, ये भी नहीं इसका आंसर होगा। लेकिन ये उज्बेकिस्तान वाली बात सही है, तालाब वाली भी बात सही है, और ये भारत 1000 साल पहले आए थे ये भी बात सही है। तो अल-बरूनी की एक बुक है तहकीक-ए-हिंद, तहकीक ए हिंद, ये तहकीक-ए-हिंद है, अल-बरूनी की एक बात है, पुस्तक का नाम है। और इसकी निधन, अल-बरूनी की निधन कब हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, सॉरी, कब, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, उनकी निधन कब हुई थी, अफगानिस्तान में। और ये भारत कब आए थे, तो लगभग 1017 के आसपास। तो अब आप देखो, मैं इतने बताया अल-बरूनी के बारे में। अब हम आपसे आगे चलते हैं। तो अब इसमें एक प्रश्न ये कर दिया कि घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, इसे ध्यान देना। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, नहीं, तो नहीं का उत्तर नहीं। ये 600 साल पहले बना, सही बात है। 9 जुड़ा था, ये भी सही बात है। तो अब हम अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। इस जो प्रीवियस क्वेश्चन है ईवीएस की, इसके अंतिम प्रश्न पे अगर आप चलेंगे तो इस प्रश्न को आप देखोगे तो ये प्रश्न में आप मधुमक्खी के बारे में जानते हो कि मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। मधुमक्खी के छत्ता,
तो इसमें आप देखोगे मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं, बिल्कुल ठीक। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक कार्य, ये गलत बात है। अब छत्तों में अधिक मादा मक्खियाँ होती है, ये तो ठीक है, लेकिन श्रमिक, ये क्या कह रहा है, लेकिन श्रमिक मक्खियाँ होती हैं छत्ते में, अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमित मक्खियाँ होती है जो दिन भर छत्ते को बनाने, ये भी गलत है कि दिन भर श्रमिक मक्खियाँ ही छत्ते बनाती हैं, मादा ही। अब कह रहा है कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये जो श्रमिक मक्खी आए ना, श्रमिक मक्खी में आप नर प्लस मादा दोनों ले सकते हो। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलें। सॉरी, अब अगला प्रश्न कहाँ जाएंगे, ये लास्ट प्रश्न है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और डी होगी, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो ये मैं ईवीएस का एक पेपर का प्रीवियस लाया हूँ जो सबसे नज़दीकी पेपर का प्रीवियस है। तो मैं अगले क्लास में इससे पिछले वाले प्रीवियस का मैं पेपर लाऊंगा।